सभी साझा भारत के सभी दर्शकों को जोहार। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के हॉट सीट पर कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जयराम मांझी की पार्टी हो जेबीकेएसएस, चाहे वो बीजेपी की जो है नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के। जो हॉट सीट है आज उसकी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बने हुए कुमार राजेश सर, राजनीतिक विशेषज्ञ है, झारखंड के जाने माने हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनसे हम जो है इस पर चर्चा करेंगे कौन कहाँ से उम्मीदवार होंगे, झारखंड की कौन कौन सी ऐसी सीट है जो हॉट सीट है। और आने वाले जो है विधानसभा चुनाव जो प्रस्तावित है सितंबर के एंड में, यानी कि 4 महीना हमारी सरकार को जो बची है, 4 महीने की चुनावी सरगर्मी जो है तेज हो जाएगी, जो है मैदान में उतर जाएगी। इसी के उपलक्ष्य में झारखंड सरकार ने जो है घोषणा की है बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। और इस योजना के तहत हर माँ बहनों को 1,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को राज्य सरकार देने की घोषणा की है। और आज मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल से घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो सारे जो योजनाएं हैं धरातल में चुनावी जो है ये चुनावी जो लगातार जो है हम वादा किए थे कि हर जो है महिलाओं को हम प्रोत्साहन राशि देंगे, हर युवाओं को बेरोजगारी देंगे, चाहे वो आपके वैकेंसी की बात हो, लगातार उसमें बहुत तेजी से वैकेंसी को भी भरा जा रहा है। आप अभी देखेंगे तो झारखंड में जो है शिक्षा विभागी हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे फिर आपके झारखंड पुलिस के सिपाही हो, उन सभी बहाली का प्रस्ताव जो है साफ हो गया है रास्ता। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चुनाव का आगाज हो गया है। राजेश भैया, आपको क्या इस योजना के जो है सरकार क्या ये जाना चाहती है, महिलाओं को बताना चाहती है? और हर जो है बंगाल सरकार का ये बायलॉज मंगाया गया था कि जो बहन बेटी को प्रोत्साहन राशि दिया जाता था वहाँ भी दिया जाता है, और उसी का अनुरूप यहाँ झारखंड सरकार ने भी ये योजना लागू किया है। आपको क्या लगता है इससे क्या महिला मतदाता होगा और फिर एक बार क्या महागठबंधन सरकार बनेगी? जी देखिए, ये चुनावी मोड में तो देखा जाए तो झारखंड प्रदेश का जहाँ तक सवाल है तो लोकसभा से बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है विधानसभा चुनावों के बीच में, क्योंकि अब मोटा मोटी 6 महीने समय है और 3.5 या 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो एक तरह से चुनावी मोड में हम लोग पहले से हैं ही और वहीं आगे बढ़ते रहेगा। रही बात जो योजना आपने बताई महिलाओं के लिए जो झारखंड सरकार लेकर के आई है, झारखंड सरकार के पास अभी आप ये देखें कि महिला वोटों को अपने पाले में करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। एक तो कल्पना सोरेन जैसी नेत्री उनको मिल गई जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करती है समाज के किसी भी हिस्से से, किसी भी क्षेत्र में। वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के नौजवानों से उनका जो कनेक्ट है वो बड़ा बढ़िया रहता है। और वो हम लोग गांडे में देख चुके हैं, जब वो गांडे का भी हाल में चुनाव लड़ी है और जीती है उसमें। दूसरी बात की जो महिलाओं का हालात जो है झारखंड में, उसमें ये प्रोत्साहन राशि अगर मिलती है या ये सहायता राशि मिलती है महिलाओं को, तो उनके लिए एक अमृत की बूंद के समान हो। क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में गरीबी बहुत ज्यादा है, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन बहुत ज्यादा है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ की पुरुष आपको मिलेंगे ही कि घर के सारे पुरुष कहीं ईंट भट्टा में काम करने बंगाल की ओर पलायन कर गए हैं, या जो थोड़ा ज्यादा ठीक है तो वो गोवा जाके मछली सुखाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या कोई है तो वो केरल जाकर के मिट्टी कोड़ने का काम कर रहे हैं। यूं देखा जाए तो पलायन बहुत ज्यादा है झारखंड ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके जो पिछड़े क्षेत्र है। और उन पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं को इंतजार करना पड़ता है कि उनका पति या उनका बेटा कुछ कमा करके भेजे तो वो अपने जीवन यापन के साधन मुहैया कराएं अपने आप, अपने छोटे बच्चों को या अपने घर में। ये राशि मिलने से एक निर्भरता उनकी जो है वो समाप्त होगी और वो अपने जरूरतों का सामान या अपने जरूरतों को वो पूरा कर सकेगी, खास करके जो गरीब महिलाएं हैं। और ये योजना है भी गरीब महिलाओं के लिए ही। तो ये बहुत ही
एक सटीक योजना है जो बस झारखंड में समस्या मंजर होती है इम्प्लीमेंटेशन। योजनाएं जो वर्तमान सरकार की है, आपने देखा होगा कि कोई भी योजना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उस समय का, या आज चंपैदा मुख्यमंत्री है उस समय का, जो भी योजनाएं इनकी है वो जन जन को छूने वाली है। बस इम्प्लीमेंटेशन पर इनको ध्यान रखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वहां पर गड़बड़ होता है, वहां घुसखोरी हो जाता है, तो वहां कुछ ढंग से काम नहीं करते हैं स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसके कारण कि ये योजना गांव-गांव तक या घर-घर तक पहुंच नहीं पाता है। ध्यान ये रखना होगा कि ये आखिरी महिला तक पहुंचे, गरीब से गरीब महिला तक पहुंचे। और जहां तक चुनावी फायदे की बात है, तो ये आप मान के चलें कि झारखंड ही नहीं पूरे देश की मनोदशा जिस तरह से हम लोग लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, तो वो भाजपा के खिलाफ एक बनी हुई मानसिकता है लोगों में। और वो जो भाजपा के जो तीर जो चलते थे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का या समाज को तोड़ने का या बिखराव का, वो इस बार कहीं चला, लोकसभा चुनाव में कहीं चला नहीं है। और झारखंड में तो आदिवासी समाज ने पूरी तरह से जवाब दिया ही है। जब आदिवासी के 5 आदिवासी रिजर्व सीटें जो थी वहां पर उन्होंने भाजपा को हरा के, और झारखंड में सीटें घटी। जब इनके पास 14 में से 12 सीटें थी तब ये सरकार नहीं बना पाए चुनाव लड़के। तो अभी तो इनकी हालत ठीक नहीं है ये माना जा सकता है, क्योंकि ये 12 से घट के 9 पर आ चुके हैं। दूसरी बात, जिस तरह का आपसी अंतरकलह से जूझ रही है ये पार्टी भाजपा, क्योंकि यहाँ मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा ही है, तो भाजपा जिस तरह की अंतरकलह से जूझ रही है, जिस तरह से उनके नेताओं में आपस में मनमुटाव है और आपस में एक दूसरे के रास्ते काटने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें मुझे लगता है कि ध्यान से अगर झारखंड सरकार बढ़िया से इम्प्लीमेंट करे अपनी योजनाओं को, आखिरी समाज के आखिरी पादान पे खड़े लोगों तक पहुंचे वो योजनाएं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पहले से, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन आपके जेल में, ये भी एक फैक्टर हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये सारे फैक्टर अगर मिलते हैं तो आप समझ लें कि पिछली बार से ज्यादा मजबूत सरकार बन जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस बार। जी। और जी, आज हम देख रहे थे कि जो है कल्पना सोरेन, जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, जो गांडे से चुनाव जीती है, कल्पना सोरेन, और लगातार जो है गिरिडीह में बैठक कर रही है अधिकारियों से, और जो है योजना जो धरातल में नहीं उतरी है, चाहे पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, नाली हो, पानी हो, इन सब मुद्दों पर लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बैठ के जो है कार्य को क्रियान्वित करने के लिए और जो है धरातल में उतारने के लिए लगातार जो है अपने जो है फील्ड में उतर गई है। और मुझे लगता है कि झारखंड पहली नेत्री है बनने के बाद कोई अपना फील्ड में उतरा है, लगातार जो है पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बात पर? जी, एक बार फिर से रिपीट कर दे, जरा आवाज क्लियर नहीं आया। सिर्फ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो है कल्पना सोरेन गांडे से जो है चुनाव जीतने के बाद और फिर दोबारा वो गांडे लौटी है और लगातार जो है गांडे के प्रखंड कार्यालय में मीटिंग कर रही है, फिर जिला में वो मीटिंग करके अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि जो गिरिडीह में जो धरातल में योजनाएं उतारने का काम हो रही है राज्य सरकार के, वो कितना गति पकड़ी है, अगर गति नहीं पकड़ी है उसको किस तरह से उतारा जाए और क्षेत्र के लोगों को समस्या को लगातार वो सुलझा रही है। और मैं पहली बार देखता हूँ झारखंड का कोई ऐसी पहली महिला विधायक, महिला तो है ही, विधायक में पहली विधायक जो चुनाव जीतने के बाद जनता के मुद्दों को वो लगातार जो है मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और उस योजना को धरातल में उतारने के लिए अधिकारियों को निर्देश कर रही है। आप इस पर क्या सोचना है, आपका क्या ये पक्ष है कि एक जनप्रतिनिधि की जरूरत है हमारे झारखंड को, जो लगातार जो है झारखंड के जन मुद्दों पर बात करे? जी देखिए, ये समय का फेर कहें या किस्मत की बात कहें, कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बहुत ही जबरदस्त महिला नेत्री मिली। और आज अगर झारखंड की स्थिति की हम लोग बात करें तो कल्पना सोरेन से ज्यादा पॉपुलर कोई महिला नेत्री नहीं है। अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री है,
लेकिन पॉपुलैरिटी की जब बात आती है तो उसमें कल्पना सोरेन उनसे कहीं आगे। और भी जो महिला नेत्री हैं जो कांग्रेस की हैं, दीपिका पांडे सिंह है, ये लोग भी काफी पॉपुलर हैं। आपके युवा नेत्री हैं बड़का गांव से अंबा प्रसाद, वो भी पॉपुलर है। लेकिन जब अगर हम लोग हैं तो ये सारी एक पक्ष की, लेकिन अगर जब हम पॉपुलैरिटी चार्ट की बात करते हैं या ये देखते हैं कि कौन कितना लोकप्रिय है, तो मैं मानता हूं कि कल्पना सोरेन ने लोकप्रियता के मामले में झारखंड में अभी तक की सारी महिला नेत्रियों को पीछे छोड़ दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो उनका जो कनेक्ट करने का है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई है और बहुत जबरदस्त है। और मैं उन्हें सबसे पहली बार मुझे नहीं ऐसा बहुत आशा था कि भाई कोई महिला सीधे घर से निकलेंगी और बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीति में प्रदर्शन करेंगी। मैंने पहली बार इनको देखा जब इन्होंने मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी और उसमें मैंने इनका भाषण सुना और तब मुझे लगा कि झारखंड में कल्पना सोरेन राजनीति में आज से पहले क्यों नहीं आई थी, क्योंकि उतनी बड़ी भीड़ को जिस तरह से उन्होंने झारखंड के मुद्दे को लेकर के संबोधित किया और उनकी जो बोलने की का जो तरीका है, ये सब बहुत ही लोगों को कनेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं भी भीड़ में उतर करके लोगों से मिलती हैं, गले मिलती हैं, लोगों से बात करती हैं, उनके जैसे खटिया पर बैठती हैं, बातचीत करती हैं। और ये एक बड़े नेता का समझे कि लक्षण है कि वो जनता से कितनी जल्दी घुल मिल जाता है। और कल्पना सोरेन में ये खासियतें हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक किस्मत है कि हेमंत सोरेन जैसा नेता जेल में होने के बावजूद उनके पास आज कल्पना सोरेन, और जो वो कर रही है अभी, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही है, वहाँ मीटिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है, उनकी समस्याओं को पूछ रही है, उनकी समस्याओं की जानकारी ले रही है और उनको दूर करने का प्रयास कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हम लोगों के लिए नहीं, विपक्ष के लिए, कि उनको ये आशा नहीं था कि इस तरह से कोई नेता आज मैदान में उतर करके जन समस्याओं को, क्योंकि विपक्ष का तो काम यही है कि भाई जो जन समस्याएं हैं उनको मुखर रूप से वो उठाए, और उन जन समस्याओं को यदि दूर करने के लिए कोई नेता उतरा हुआ है फील्ड में, तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा बात है, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छी बात है। दौरों को मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनको अपना एक स्टार कैंपेनर के रूप में उनको अभी से अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए। जी जी, तो ये हमने कल्पना सोरेन की बात किया, और कल्पना सोरेन जिस सीट से जीती है, गांडे सीट, अब तो वो हॉट सीट बन चुकी है राजेश। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का उम्मीदवार या आजसू का उम्मीदवार हो, क्या अब चुनाव लड़ने का हिम्मत करेगा वहां से, क्योंकि ये हॉट सीट है और राज्य की जनता की नजर है गांडे विधानसभा, और गांडे का जो है इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी नेता झारखंड में कल्पना सोरेन अभी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री बाहर में है, तो दूसरे नंबर पर हमें लगता है होंगे कल्पना सोरेन के बाद, क्योंकि मुंबई में उनके गर्जन जो सुनाई दिया झारखंड के लोगों को और देश के लोगों को, तो वहीं से ये माना जा रहा था कि ये चुनाव जीत रही है गांडे में। अब जो है गांडे की हॉट सीट हो गई है, और ये जो है लोगों के नजर में बनी हुई है ये हॉट सीट, जो है कौन चुनाव जीतेगा आने वाला विधानसभा चुनाव। और हमें लगता है कि ये जो 4 महीने की बची है जो अल्प समय, और कहीं ना कहीं ये जो कल्पना सोरेन मैदान में उतरी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, धरातल में उतारने की लगातार जो है अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, और वस्तु स्थिति जानने के लिए है वो उतरी है, वो सारी योजनाओं के हालात जान रही है कि कौन सी योजना किस हद तक लोगों तक पहुंच रही है, या प्रशासनिक अधिकारियों का कहाँ कोताही बढ़ता जा रहा है उनके द्वारा जिससे कि नहीं पहुंच रही है। इन सब बातों पर वो तो दे ही रही है। सबसे बड़ी बात है कि योजनाएं पहुंचाने के लिए तो वो लगी हुई है, साथ ही साथ जो पब्लिक के साथ उनका कनेक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के फोटो आए निकल के, जहां वो एकदम ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के बीच में घिरी हुई है और उनसे बात कर रही है, उनको पकड़ के उनके साथ हंस रही है, बतिया रही है। इस तरह का माहौल वो बना देती है जहां भी जाती है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। रही बात गांडे हॉट सीट है, तो हॉट सीट नहीं, हॉटेस्ट सीट है, क्योंकि वहां पर कल्पना सोरेन लड़ रही है, तो एक तो वो हॉट सीट तो पहले ही हॉटेस्ट इसलिए है कि बहुत ज्यादा चांस है कि कल्पना सोरेन के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाए पूरा का पूरा। तो और जहां तक रही बात किसी के लड़ने की हिम्मत करने की, तो ये देखिए मंजर राजनीति में ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो उम्मीदवार खड़े होंगे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पर जीत नहीं पाएंगे ये मुझे लगता है कि जो वस्तु स्थिति आज मैं देख रहा हूँ उस आधार पर यह कह सकता हूँ कि कल्पना सोरेन को हराना नहीं, मतलब टक्कर देना थोड़ा मुश्किल है। हराना तो बहुत अलग बात हो जाती है, टक्कर देने में वो सफल होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी जी। मुझे लगता है कि एक बार साझा भारत के दर्शकों को हॉट सीट के बारे में बता दिया जाए कि कौन-कौन सी झारखंड की ऐसी सीट है जो हॉट सीट है। तो सबसे पहले हम बोकारो जो है जिले की बात करेंगे। यहाँ पर एक सीट है चंदन कियारी। यहाँ विपक्ष के नेता अमर बाबू चुनाव लड़ते हैं और यहाँ जो है आजसू के नेता है उमाकांत रजक, वो कद्दावर नेता है, आजसू बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अगर आजसू और बीजेपी में गठबंधन होता है तो फिर ये सीट जो है बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के नेता 2 बार यहाँ से विधायक बनते हैं और जो है उमाकांत रजक यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते कि अगर गठबंधन, क्योंकि 2000 नहीं था इसलिए अलग चुनाव लड़े थे। इस बार आपको क्या लगता है कि गठबंधन होगा बीजेपी आजसू में? जी। नहीं, गठबंधन तो होगा ये तो तय है, क्योंकि ये लोग बिना गठबंधन के पिछला चुनाव लड़ के देख चुके हैं, तो गठबंधन तो होगा। रही बात कि वहां से अमर बावरी ही उम्मीदवार होंगे, इसमें मैं सहमत नहीं, क्योंकि अमर बावरी आज भाजपा में देखा जाए तो एक बड़े कद्दावर नेता है, और मुझे लगता है कि उनको हो सकता है कि भाजपा आजसू, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उमाकांत रजक आजसू में एक बड़े नेता माने जाते हैं, और उनके पास चंदन क्यारी के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से कि उमाकांत रजक अपना पैर जमा सके या चुनाव लड़ सके, और उनके पक्ष में सुदेश महतो लॉबी करेंगे अच्छी खासी। तो उस स्थिति में हो सकता है कि अमर कुमार बावरी को कांके या किसी और रिजर्व सीट पर भेजा जाए, क्योंकि ये आज उनके राज्य स्तर के नेता हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के वो अध्यक्ष थे, आज विपक्ष के नेता हैं। तो कद्दावर नेता के रूप में मैं उन्हें मानता हूं कि वो पूरे झारखंड में भाजपा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का अमर बावरी ऐसा चेहरा है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई जांच इनके खिलाफ हुआ नहीं है। वो राज्य सरकार ने नहीं करवाया या कोई और कारण है, मुझे नहीं पता, पर उस तरह से कोई भ्रष्टाचार का आरोप इन पर नहीं है। दूसरी बात कि ये भी जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं कि कार्यकर्ताओं से मिलजुल करके चलते हैं, तो हो सकता है कि इनको शिफ्ट किया जाए कहीं और गठबंधन बचाने के लिए। लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उमाकांत रजक के लड़ने पर बहुत ज्यादा चांस है कि वो सीट हार भी जाए। उमाकांत रजक पिछला 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, और उनके हार का सिर्फ एक कारण ये है कि वहां की जनता में वो अपनी पकड़ लूज कर चुके हैं। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, उमाकांत रजक हारने का और एक भी कारण है, जेएमएम यहाँ से एक प्रत्याशी थे विजय रजवार, और इससे पहले संतोष रजवार, और ये संतोष रजवार विजय रजवार जेएमएम से प्रत्याशी हो जाने के बाद जो है मुसलमान वोट और आदिवासी वोट जो है बंटवारा हो जाता है, तो कहीं न कहीं इससे बीजेपी को फायदा होता है। जी। बिल्कुल सही आपने कहा कि पिछली बार जो ये हारे हैं चुनाव, उसमें विजय रजवार को मिले हुए वोटों के अगर जोड़े हैं तो देखेंगे कि उतने ही मतों से हारे हैं। और उसके पिछली बार तो खैर एक अलग लहर था जिसमें अमर बावरी जीते थे और फिर बिक गए थे और वो दूसरी पार्टी में चले गए थे झारखंड विकास मोर्चा से लड़ने के बाद। तो वो तो खैर एक अलग ही मामला है। और उस समय जितने लोग झारखंड विकास मोर्चा में थे, बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष थे झारखंड विकास मोर्चा के, वो आज स्वयं भाजपा में है। तो
वो एक अलग मामला है, उस मामले की अब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब झारखंड विकास मोर्चा ही पूरा का पूरा समाहित हो चुका है भाजपा में, तो कौन छोड़ के भागा और किसने किसको बेचा, ये कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। अब आते हैं कि मेरा जो मुख्य बात है वो ये कि अगर गठबंधन के नाम पर अमर बावरी को दूसरे जगह भेजना पड़ा तो भाजपा अपने कदम पीछे करेगी, क्योंकि भाजपा बड़े बड़े नेताओं की बलि चढ़ा देती है। तो उसमें अमर कुमार बावरी की बलि नहीं चढ़ाएगी, पर उनको शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे जगह। हालांकि अमर कुमार बावरी कभी नहीं चाहेंगे कि चंदन कैरी छोड़ के कहीं और से उनको चुनाव लड़ाया जाए। जी, एक बार जो है शाहजहाबाद के दर्शकों को मैं हॉट सीट जो है राज्य की कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। एक है डुमरी, एक टुंडी, एक गोमिया, चंदन क्यारी, सिंदरी, बागमारा, बेरमो। उसके बाद रांची में आएंगे, रांची जिला में रांची, ईचागढ़, सिल्ली। और दुमका क्षेत्र में अगर आएंगे तो दुमका और जामा। और अगर हम सिंहभूम क्षेत्र में आएंगे, पश्चिम सिंहभूम में, तो सरायकेला सरायकेला तो अपने आप में जिला है। सरायकेला से मुख्यमंत्री चंपा चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एक बड़ी नाम जो है चर्चा में है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर अजय कुमार। इस बार वो जमशेदपुर पश्चिमी या पूर्वी, या तो वो सुरयू राय के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर वो बन्ना गुप्ता जो है इसको शिफ्ट किया जा सकता है पश्चिमी या पूर्वी में, और इनको मतलब सीट हो सकता है। और एक बड़ी चर्चा है कि जमशेदपुर से जो है चुनाव लड़ सकते हैं डॉक्टर अजय कुमार, विधायक का। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ने के बाद क्या जमशेदपुर जो है हॉट सीट माना जाएगा, और जमशेदपुर जो है राजनीति फिर एक बार क्या गर्म होगी, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे पहले, और जब जो चुनाव के बाद के खिलाफ जो पार्टी में आवाज थी उनको वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि अजय कुमार चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस में जो है चेहरा बदलेगा, और कांग्रेस में जो है भी जो अगर मंत्री है जो आलमगीर आलम जेल चले गए हैं तो उनका स्थान क्या डॉक्टर अजय कुमार को भविष्य में मिलेगा 2024? जी, अरे आलमगीर आलम का स्थान मिलेगा या नहीं वो तो चुनाव के बाद की बात है, पर चुनाव से पहले अगर हम लोग आज बात करें तो अगर डॉक्टर अजय कुमार लड़ते हैं जमशेदपुर से, पूर्वी या पश्चिमी किसी से भी, तो वो एक हॉट सीट बन जाएगी, क्योंकि वो सांसद रह चुके हैं उस इलाके से पहले और दो बार सांसद रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि और जिस तरह से आपने बताया कि चर्चा है कि वो लड़ेंगे, और मुझे भी जहाँ तक खबर है कि उन्होंने कैंप किया हुआ है जमशेदपुर में, और घर तो उनका था ही, पहले भी वहाँ था ही, और वो लगातार जमशेदपुर में बने हुए। हाँ जी, अभी ये हम देख रहे थे कि मेडिकल कैंप लगाए हैं अपने क्षेत्र में, और लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में बने रहने को कहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया था, और लोकसभा चुनाव वो नहीं, उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया, फिर आपके तमिलनाडु का प्रभारी बनाया गया, और वहाँ जो है जोरदार प्रदर्शन किया। इसका जो है उनको इनाम तो नहीं मिल रहा झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का, और मुझे लगता है कि यही एक कारण हो सकता है। और हो सकता है कि झारखंड में जो है विधायक दल के नेता जो कांग्रेस के होंगे, आने वाले समय में डॉक्टर अजय कुमार के हाथों में सौंपा जाएगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी के अगर कोई करीबी है झारखंड में तो डॉक्टर अजय कुमार है। डॉक्टर अजय कुमार की बहुत गहनता से सुनते राहुल गांधी, और आपको भी पता हो जो है उनका स्थान क्या है। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो है इलेक्शन में कांग्रेस के शीर्ष, झारखंड में कांग्रेस के शीर्ष नेता माने जाएंगे डॉक्टर अजय कुमार, क्योंकि राहुल गांधी से डायरेक्ट संपर्क इनका है आपके अजय कुमार का? आपको नहीं लगता है कि झारखंड राजनीति में उथल पुथल मची कांग्रेस के लिए? जी, अरे संपर्क उनका राहुल गांधी से अच्छा है, वो राहुल गांधी के करीबी है। इन सब बातों से अगर अलग हटके भी हम लोग देखें तो सही मायने में झारखंड का जो कांग्रेस पार्टी है या झारखंड प्रदेश यूनिट जो है, इसमें कोई लीडरशिप बहुत ज्यादा जोरदार है नहीं। आज की डेट में देखें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कभी चुनाव जीते नहीं है, यहाँ तक कि वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं जीते हैं, या दूसरे अन्य नेता जो है, जो भी मंत्री हैं, या जैसे आप बादल पत्र लेख हैं, तो उनके क्षेत्र में प्रदीप यादव ट्रेल किए थे। प्रदीप यादव अपने क्षेत्र में भी ट्रेल किए थे उम्मीदवार होने के बावजूद। तो
इन मतलब कोई भी इस तरह का व्यक्तित्व अभी झारखंड में कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, जो कि एक राज्य स्तर पर या एक राष्ट्रीय चेहरा हो या राष्ट्रीय कमेटी का एक चेहरा दिखता हो, इस तरह का नहीं। अजय कुमार के साथ है कि वो पहले यहाँ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, काफी सीनियर पुलिस अधिकारी थे और सांसद भी रह चुके हैं जमशेदपुर में। तो उनका एक जो लोकल कनेक्ट है, क्योंकि वो जमशेदपुर के ही एसपी रहे हुए हैं पहले, राजनीति में आने से पहले, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसके साथ उनका कनेक्ट हमेशा बना हुआ रहा, चाहे पहले की बात हो या आज की बात हो या जब वो सांसद बने तब, कभी भी उन्होंने कनेक्ट अपना खत्म नहीं किया है और हमेशा वो बने रहे और हमेशा क्षेत्र में आते रहे। और अभी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं या खिलाड़ियों से मिल रहे हैं या नौजवानों से मिल रहे हैं, रोज सुबह निकल जाते हैं बाइक पर, अपना लोगों से चाय पीते हुए मिल रहे हैं, तो ये तो बता रहा है कि वो चुनाव लड़ने के मोड में है। और मुझे लगता है कि जरूरत भी है झारखंड में कांग्रेस को किसी इस तरह के नेता के जिसकी राज्य स्तर पे एक छवि, क्योंकि अभी कोई भी नेता इस तरह, जैसे आलमगीर आलम थे विपक्ष के नेता, उनको जेल भेज दिया गया है और वो जेल में। अब है कि चुनाव में आखिर कोई चेहरा तो ऐसा चाहिए आगे जो कि लीड कर सके। पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए अजय कुमार, लेकिन उस समय आपको पता होगा कि जिस तरह की अंदरूनी लड़ाई थी कांग्रेस में, इनको लोगों ने काम करने नहीं दिया, इनको टिकने नहीं दिया और इन्होंने उस समय कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दिए थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए और दिल्ली में ही फिर रहना शुरू किए थे। फिर हालांकि कुछ बातचीत हुई इनकी जब भी कांग्रेस नेतृत्व से, जिसके कारण ये वापस कांग्रेस में दोबारा आए। तो है कि एक इस तरह का व्यक्तित्व जो सबको साथ लेके चल सके, और एक कैंपेन जिस तरह से ये जाते हैं, जैसे उड़ीसा में, उसके पहले त्रिपुरा में इनको प्रभारी बनाया गया था, तो एक बात इन्होंने साबित किया है कि ये जहां भी जाते हैं तो वहां कम से कम कांग्रेस एक जो एक्टिव मोड में आ जाती। जैसे उड़ीसा में कांग्रेस को अमृत मान लिया गया था, लेकिन इन्होंने जब वहां प्रभार संभाला है तो उसके बाद जो इन्होंने काम किए हैं, अपने कार्यक्रमों को वहां पर चलाना शुरू किया है, वहां के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया है, एक अन्य राज्य में जा करके वहां के सारे नेताओं को एकजुट करके कूदना चुनाव में, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसमें हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। उस हालत में अगर आप खड़ा कर देते हैं ऐसे राज्य में जहां पर कि आपको समाप्त मान लिया गया, वहां आप जाकर के पार्टी को खड़ा कर लेते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। ठीक इसी तरह से इन्होंने त्रिपुरा में किया था, वहां गठबंधन में इन्होंने वाम मोर्चा के साथ किया, हार जीत अलग मामला है, पर वहां भी ये काफी एक्टिवली इन्होंने काम किया था और नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छा पहचान बना लिया था। तो उस आधार पे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हो सकता है कि ये भविष्य में कांग्रेस के लीडरशिप में रहे। अब किस स्थान पे रहेंगे ये तो भविष्य की बात है, पर यह तय है कि विधायक अगर बनेंगे तो विधायक दल के नेता रहेंगे। जी जी, एक बड़ी सवाल है कि अब आते हैं हम झारखंड के उभरते हुए सितारे और झारखंड की राजनीति में उथल मचाने वाले जयराम। एक बड़ा सस्पेंस है जनता में कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा से 3.5 लाख जो है मत देने के बाद जो है लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वो या तो डुमरी से चुनाव लड़ सकते हैं या टुंडू से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक तीसरा सीट आ गया गोमिया, और गोमिया लंबोदर तो कहते हैं, कुछ दिन मीडिया में कहते हैं कि अगर जयराम महतो को लगता है जब पहाड़ चढ़ाई कर दिए हैं तो गोमिया में चुनाव लड़कर दिखाओ। हालांकि जो है जयराम का स्वीकार कर लिया है को, और आपके समर्थक कर रहे हैं कि जयराम महतो जब बुलाया जाता है तब बोलते हैं। तो ये तो अगर महतो ने कर दिया, दुनिया की जनता का सौभाग्य रहेगा कि हम सभी यहाँ से जयराम महतो को विधायक बनाकर भेजेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गोमिया भी, क्या जयराम महतो गोमिया को भी जो चुन सकते हैं करने के लिए, क्योंकि गोमिया में भी इनको 70,000 प्लस वोट मिला था, डुमरी में 90,000 वोट मिला, बागबान में 50,000 प्लस वोट मिला।
तो कहीं न कहीं हर क्षेत्र में, टुंडी में भी 50,000 प्लस अपने गृह विधानसभा क्षेत्र, और हमें लगता है ये कि ये टुंडी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता का मानना है कि वो डुमरी से और गोमती से चुनाव लड़े, और एक नेता है उन्हीं की पार्टी रिजवान क्रांति के बड़े, और उनको लड़ने के लिए समर्थक लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड चला रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी को अनूप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए। बाहरी भीतरी का जो मुद्दा फिर एक बार गर्म होगा गर्म। तो आपको क्या लगता है, मातो से चुनाव लड़ेंगे टुंडी से, या फिर टुंडी से और टुंडी से? क्योंकि 2 सीट जो है जनता कह रही है 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे जयराम मातो, लेकिन वो 2 सीट कौन होगी, थोड़ा आप जो है हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ये कहाँ से लड़ेंगे ये तो जयराम मातो के व्यक्तिगत पसंद की बात है, पर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से उनको वोट मिला है, उसमें देखा जाए तो डुमरी में उन्हें अच्छा खासा वोट मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि वो डुमरी से लड़ते हैं तो वहाँ उनको उनका मुकाबले में होंगी टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी श्रीमती बेबी देवी। और मुझे लगता है कि मानवीयता ये कहता है कि डुमरी से बेबी देवी के खिलाफ जयराम महतो को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि टाइगर जगन्नाथ महतो वो झारखंड के सर्वमान्य नेता थे और लोगों से जुड़े हुए थे, झारखंड के मूल निवासी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, और उन्हें हम लोग मान सकते हैं कि एक अच्छे नेता के रूप में वो अपना काम करते थे। तो मुझे लगता है कि ये मानवीय पहलू देखते हुए उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आगे उनकी मर्जी है, उनका चुनाव है। जहां तक गोमिया की बात है, तो गोमिया में क्योंकि चुनौती दिया गया है वहां के विधायक श्री लंबोदर महतो के द्वारा, तो और चुनौती इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है, अगर वैसी बात है तो हम लड़ेंगे। एक बात बीच में आपने कहा कि वहां बुलाए जाने पर जयराम महतो तुरंत पहुंचते हैं। जयराम महतो की ये खासियत है कि जहां भी कार्यकर्ता उनको बुलाते हैं, या कहीं मुसीबत में हो, या कोई समस्या हो, या कोई दुर्घटना वाली बात हो, अगर जयराम महतो को, यहाँ तक कि बोकारो में वो यहाँ के जो छटनी ग्रस्त कर्मचारी थे उनके साथ लड़ने के लिए आ गए थे बोकारो में। जबकि यहाँ बोकारो स्टील सिटी में या बोकारो विधानसभा में ऐसा कोई बहुत उनका वर्चस्व नहीं है। चास इलाके में है भी, कुछ क्षेत्रों में है, हालांकि यहाँ से ज्यादा चंदन क्यारी क्षेत्र में। तो इनमें ये खासियत है कि उनको जब बुलाया जाता है और कार्यकर्ता उनको याद करते हैं तो वो पहुंचते हैं, और ये एक अच्छे नेता का गुण होता है कि कार्यकर्ताओं के मुसीबतों में उनके साथ खड़ा रहे। तो गोमिया भी ये जाते रहे हैं, और गोमिया में आप याद करें जब JBKSS बन रहा उस समय जो इनकी सभाएं होती थी बहुत ही जबरदस्त होती थी गोमिया क्षेत्र में। तो गोमिया से, और इन्होंने जब चुनौती स्वीकार किया तो इनको लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि वहाँ मतलब हार जीत का तो नहीं पता, लेकिन इनके चुनौती स्वीकार करने के बाद लंबोदर महतो को पसीना आना जरूर चालू हो गया। क्या रिजल्ट होता है ये तो बाद में हम देखेंगे, चुनाव में क्या होता है। अभी समय है, अभी तो चुनावी रंग चढ़ना पूरी तरह से अभी बाकी, अभी तो शुरू हुआ है। और दूसरी बात है कि टुंडी जो क्षेत्र है, इनका गृह क्षेत्र है, वहां से भी मथुरा महतो है। वहां से मुझे लगता है कि क्योंकि गृह क्षेत्र होने के कारण इनकी पकड़ वहां ज्यादा रहेगी। पकड़ तो खैर पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की अगर देखी जाए, जिस तरह से इनको वोट परसेंटेज मिला है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कहीं पकड़ है कहीं नहीं है। हर जगह बराबर पकड़ है और अच्छा खासा हर जगह इनको वोट मिला है। तो मुझे लगता है कि गोमिया और टुंडी इनको चुनना चाहिए लंबी दूरी की राजनीति के लिए, क्योंकि मूल निवासी को मूल निवासी से टकराना मैं नहीं समझता हूँ, वो भी बेबी देवी जैसी महिला के खिलाफ। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो। हाँ, कुछ बोलना चाह रहा है? जी, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जगन्नाथ दा जो है 1932 का खतियान पाठ कराकर ही दुनिया से रुखसत हुए, और वो नेता एक ऐसे नेता थे जो झारखंड की जनता को, मूल निवासी को जो है पूरा विश्वास दिला के गए थे कि मैं 1932 पास करके ही जो है दम लूंगा, और उन्होंने इसको
कराया, और हालाँकि राज्यपाल ने रोक दिया उन्हें स्थानीय नीति को, और जो है राजभवन अरोड़ा बना। लेकिन मुझे डुमरी सीट जो है सहानुभूति जो है जगन्नाथ दा के लिए, उनके परिवार के लिए जो है आने वाला उनके पत्नी तक मैं कहूँगा, हालाँकि परिवार तक के लिए कहना गलत होगा, क्योंकि वंशवाद की राजनीति झारखंड राय जो है भारत के राजनीति को खत्म कर दिया है। और मैं चाहूँगा कि देवी-देवी जिंदा है तब फिर से जो है मूल निवासी कोई कैंडिडेट चुनाव ना लड़े, और मेरी भी व्यक्तिगत आपके से जो है मिलती है, और मैं भी यही राय रखता हूँ। एक सीट है रांची में, रांची लोकसभा में टीटागढ़ है, जो देवेंद्र बड़े नेता जेल भी गए, और हेमंत सोरेन के साथ बातें भी हुई। ने कहा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जयराम महतो बहुत अच्छा कर रहा है, आप लोग राजनीति में लगे रहिए। तो क्या ये मतलब जो है मुख्यमंत्री की लोग जो है दिख रहा है कि झारखंडी भाई-भाई, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से देवेंद्र महतो को बुला के झारखंड की राजनीति के बारे में समझाया, तो उन्होंने देवेंद्र महतो ने ये भी कहा कि किताब लिखूँगा, और उन्होंने कहा है कि हमें मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन का, और वो कह रहे हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जेबी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, ताकि हम भी इनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाएं? जी। हाँ, नहीं देखिए, जेबीकेएसएस एक इस तरह की स्थिति में है कि अगर ये 5 से 8 सीटें या 800 से ज्यादा सीटें जीतते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इनके बिना सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि झारखंड जिस तरह से माइंस और मिनरल्स वाला राज्य है, जिस तरह से कोयला यहाँ प्रचुर मात्रा में है, लौह अयस्क है, यूरेनियम तक है, यहाँ पर ये समझ लें कि जो पूंजीवादी सरकार है भाजपा की, उसकी नजर में झारखंड बहुत हाई टारगेट है, ये बहुत ऊपर रहता है। जैसे छत्तीसगढ़, वहां आप देखें कि सरकार बनते ही हसदेव जंगल की सफाई चालू हो गई, और उतने बड़े जंगल को जिस तरह से काटा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, ये मतलब बहुत ही दुखदाई है। ठीक उसी तरह से झारखंड पर है उनका नजर। झारखंड अभी तक बचा हुआ है, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लड़ाकू पार्टी रही है, जिसने लड़ के झारखंड को लिया है, और उसी की सरकार है। तो इस वजह से झारखंड अभी बचा हुआ है, लेकिन टारगेट पर झारखंड ही है, क्योंकि यहाँ से कोयला है जिससे बिजली बनना है, यहाँ पर आपका लौह अयस्क है जिससे स्टील इंडस्ट्री चलना है, यहाँ पर यूरेनियम है, जो कि अगर कल को न्यूक्लियर पावर को प्राइवेटाइज किया जाता है या प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला जाता है, तो जादूगोड़ा माइंस अपने आप में एक हॉट जगह हो जाएगा। तो ये मान के चले कि टारगेट पर झारखंड है भाजपा के। अब अगर उस स्थिति में देखा जाए, और जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया है, हालांकि उसका विरोध जेबीकेएसएस में जयराम महतो ने एक आध बार कहा भी कि ईडी ने जबरदस्ती भेजा हुआ है जेल में हेमंत सोरेन को। एक आध बार मैंने कहीं उनका स्टेटमेंट ऐसा देखा था, हालांकि बहुत ज्यादा मुखर वो नहीं हुए। लेकिन आप देखें कि मूल निवासियों की भावना मूल निवासी के साथ कभी न कभी तो जुड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज या कल और जेबीकेएसएस आज या कल आपस में करीब आएंगे, क्योंकि जो मुद्दे हैं इनके समान है। इनके मुद्दे वही है कि मूल निवासियों का भला हो, मूल निवासियों को अधिकार मिले, मूल निवासियों को रोजगार मिले, मूल निवासियों का पलायन रुके, यहाँ के जल जंगल जमीन पर यहाँ के लोगों का कब्जा हो, यही तो मुद्दे हैं। और जब ये मुद्दे साथ हैं, तो विचार अगर साथ है, तो बहुत ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे आजकल के गठबंधन की राजनीति में। तो और सिर्फ अभी हम लोग बात कर रहे थे टाइगर जगन्नाथ महतो की, वो भी जब थे तो वो भी प्रोत्साहित करते थे जेबीकेएसएस के लोगों राजनीति में कि ठीक है भैया, अच्छा बात है, तुम लोग आगे बढ़ो, आंदोलन कर रहे हो तो अच्छी बात है। इस तरह की बातें वो कहते थे आंदोलनकारियों को। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेबीकेएसएस एक नेचुरल एलायंस बन सकते हैं भविष्य में। फिलहाल क्योंकि जेबीकेएसएस की पहचान एक आंदोलनकारी पार्टी की है, तो उनकी मजबूरी है कि सरकार के खिलाफ बोलना है। और जो भी क्रांतिकारी पार्टी होती है या आंदोलनकारी पार्टी होती है, वो सरकार और सत्ता के खिलाफ बोलती ही है।
वो चाहे जहां भी। और लेकिन मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह का अपना जेस्चर दिखाया है देवेंद्र महतो को, या जो बातें उनको उन्होंने की है उससे, तो मुझे लगता है कि वो आप जो छुपी हुई बात को पकड़ रहे हैं वो सही है कि भविष्य में जेबीकेएसएस और जेएमएम एक साथ आ सकते हैं। जी जी, हम डिबेट के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और ये आखिरी हिस्सों में एक सवाल है कि जेबीकेएसएस के जो 3 नेता है, जो कि सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो है जयराम माथुर, 4 नेता, सॉरी 4 नेता है जो है स्टार प्रचारक पार्टी में अपने आप में है, और झारखंड के जो है मूल निवासी युवा हो, चाहे अन्य लोग हैं, एक्सेप्ट भी करती है। वो है जयराम माथुर, देवेंद्र महतो, संजय मेहता, एक है आपके रिजवान क्रांतिकारी, और ये चारों जहां चुनाव लड़ेंगे वो हॉट सीट का है। लेकिन इसके विपरीत एक है आपके जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ झारखंड में हॉट सीट है इनके लिए, झरिया है, नीरज पूर्णिमा सिंह कद्दावर नेत्री रही है, और यहाँ कोई खड़ा हो जाए झरिया में नीरज पूर्णिमा ही हमें लग रही है कि अभी जीतेगी, क्योंकि वर्तमान में जो है पार्टी उन्हीं की जो है संजीव सिंह के दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ जो है इस बार लगता है कि कांग्रेस का सीट घटेगी बोकारो धनबाद में, जेबीकेएसएस के आने के बाद जो है यहाँ पर सीट घटेगी, और ये निश्चित है। आपको क्या लगता है इस पर कि जेबीकेएसएस अगर चुनाव लड़ते 2024 का तो आगाज कर ही दिया है, आपको क्या लगता है कि जेबीकेएसएस बोकारो धनबाद में अगर चुनाव लड़ती है तो इसमें नुकसान? आखिरी लाइन सुनाई नहीं दिया, आवाज आपका कट रहा है। जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसीलिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है धनबाद बोकारो में चुनाव लड़ती है जेबीकेएसएस, तो यहाँ जो है कांग्रेस को और बीजेपी को कितनी सीटें नुकसानदायक दिखाई दे रही है आपको, कितने सीटें गंवा सकती है दोनों पर? देखिए, बोकारो की जब बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस के पास सीट है वो है बेरमो, तो टक्कर वहीं पर हो सकता है। अगर रिजवान क्रांतिकारी वहां उतरते हैं और वो अल्पसंख्यक वोटों को खींचते हैं अपनी तरफ, तो अनूप सिंह हारेंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि वो रिजवान क्रांतिकारी से हारे, हो सकता है कि वो भाजपा से हारे, क्योंकि भाजपा हमेशा वहां नंबर 2 पर रही है। और अगर अल्पसंख्यक वोटों को खींचते हैं अपनी तरफ रिजवान क्रांतिकारी, साथ ही साथ पहले जो योगेश्वर महतो बाटुल वहां से लड़ते रहे हैं भाजपा की तरफ से चुनाव, तो स्थानीय मुद्दे पर ही वो भी लड़ते हैं। स्थानीय वोट ही उनको, जब भी वो जीते हैं तो स्थानीय वोटों के कारण ही जीते हैं। तो इन दोनों के वोटों को अगर काटते हैं तो मुझे लगता है कि टक्कर बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट का आप जान लें कि ये पूरे देश में अभी ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिधर भी जाएगा एक मुश्त जाएगा। अब वो अल्पसंख्यक उस तरह का वोटिंग पैटर्न नहीं रहा कि भाई मुसलमान के नाम पर किसी का के साथ खड़े हो जाए या हिंदू के नाम पर किसी के विरोध में आ जाए। उस तरह का मानसिकता अब अल्पसंख्यक वोटों का नहीं रहा है पूरे देश में, आप देखें। इसलिए वो जिस तरफ वोटिंग करते हैं वो एक साथ करते हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से वोटिंग करते हैं। तो देखना यह होगा कि रिजवान क्रांतिकारी कितना वोट खींच पाते हैं अपनी तरफ, क्योंकि ये भी गौर करने वाली बात है कि पूरे देश में अल्पसंख्यक वोट इंडिया गठबंधन की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है पूरे देश में। चाहे हम लोग झारखंड की भी बात करें तो यहाँ पर भी अल्पसंख्यक वोट इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव है। देखना यह कि विधानसभा चुनाव में ये किस तरह रहता है। हाँ, अगर स्थानीयता के नाम पर स्थानीय वोटों में ज्यादा वोट इनको मिलते हैं, जो स्थानीय महतो समुदाय है, प्रजापति समुदाय है उनका, तो उस स्थिति में योगेश्वर महतो बाटुल के लिए यह सीट जीतना मुश्किल होगा। फिर टक्कर हो जाएगी अनूप सिंह और रिजवान क्रांतिकारी। और आते यहाँ बोकारो जिला में मात्र एक वही सीट है कांग्रेस की। धनबाद में आते हैं तो झरिया सीट पर स्थानीय वोटर का मुझे लगता है कि उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, वहां पे टक्कर कांग्रेस और भाजपा की ही होगी। लेकिन अन्य सीटों पर जेबीकेएसएस बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकती है, जैसे बाघमारा की सीट ढुल्लू महतो ने अभी खाली किया वो सीट। ढुल्लू महतो के एब्सेंस में उनकी पत्नी लड़ती हैं या उनके घर का कोई लड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। पर उस इलाके में भी जेबीकेएसएस की पकड़ अच्छी है। धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जेबीकेएसएस की पकड़ अच्छी है। निरसा में
बंगला भाषी भी लोग बहुत ज्यादा हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। वहाँ मासस का पकड़ अच्छा रहा है। देखना होगा कि वहां पर ये जाकर के, और सबसे बड़ी बात है कि जेबी केसेस का उम्मीदवार किस तरह का होता है। जैसे देवेंद्र महतो या संजय मेहता या जयराम महतो या रिजवान क्रांतिकारी, ये सब जाने माने नाम। तो इन लोगों के नाम जहां जुड़ा होगा जिस सीट पर, तो वहां तो हॉट सीट है। आपने बताया कि भाई वो ऑटोमेटिकली हॉट सीट बन जाएगी। बाकी जगहों पर ये लोग किस तरह का उम्मीदवार देते हैं, किसको उम्मीदवार बनाते हैं, वो उम्मीदवार कितना दमदार है, उस उम्मीदवार का स्थानीय कितना पकड़ है। क्योंकि अभी हम लोग जो जेबी केएसएस है, इसके ये होता है ना कि अभी पालने में, तो जब तक ये पालने से बाहर आएगा नहीं तो इसके पूरी लंबाई चौड़ाई हम लोगों को अभी पता चलेगी। अभी इन्होंने जो प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनावों में, वो अच्छा किया है। अगर एक पार्टी, नई पार्टी के हिसाब से देखें तो वो काफी अच्छा प्रदर्शन था। ये देखना होगा कि क्या उसी तरह के उम्मीदवार इनको विधानसभा चुनावों में मिलते हैं, क्योंकि 53 सीटें लड़ने की बात है जेबी केएसएस की। तो उस तरह के उम्मीदवार हर क्षेत्र में मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर उम्मीदवार इनके अच्छे रहे तो ये जान ले कि इनके तरफ जिस तरह से युवाओं का झुकाव है, स्थानीय मतदाताओं का झुकाव है, ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी जी सर, आज हम यही पर ख़त्म करते हैं। और सभी दर्शकों को जो है हमें आशा रहेगी कि हमें अपनी जो है बताएं कि हॉट सीट और कहाँ-कहाँ है, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आपके पसंदीदा प्रत्याशी कौन होंगे आपके में, ये भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। साझा भारत के सभी दर्शकों को धन्यवाद, जोहार। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे राजनीतिक कुमार नागेश्वर का भी धन्यवाद। जी। एक बात मैं और आग्रह करना चाहूंगा जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों से, कि पार्टियों के अलावा यदि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी है या जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन उम्मीदवार हो सकता है, तो कृपया उसके बारे में भी बताएं, जिससे कि हम एक ओवरऑल एनालिसिस कर सकें उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र विशेष का। धन्यवाद, जोहार, जय भीम। और सभी दर्शकों से ये भी एक अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप ही के ऊपर हम लोग जो है दारोमदार है। आप दर्शकों के प्यार की वजह से ही हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और हमें आशा है कि आप लगातार हमें प्यार और जो है लोगों को जो है शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे हमारे वीडियो। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।